Hello, aspirants. Very good morning and welcome to daily news analysis of Indian Express. आज तारीख है 5 अगस्त. So let's get started. सबसे पहले न्यूज है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है राहुल गांधी के कन्विक्शन को. ओके, तो अब इनकी जो मेंबरशिप थी पार्लियामेंट की वो फिर से रिज्यूम हो जाएगी. ओके, और ये अपना इलेक्शन कंटेस्ट किया था इन्होंने वायनाड से. ऑलराइट, तो मुझे आपको जानने के लिए हमारे एग्जाम के लिए काम का नहीं है. इसके बाद पहला अग्निवीर बैच फाइनली पास आउट हुआ है. अग्निवीर स्कीम के बारे में आपने पढ़ ही लिया होगा आई होप. चलिए अब आते हैं काम की बात पर. अब परसों गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम ये इंपोर्ट बैन कर रहे हैं लैपटॉप पीसीस का. ऑलराइट, तो अब उसकी वजह से हुआ क्या कि जो ऑलरेडी जो सामान आया हुआ था उसको कस्टम्स ने सीज करना शुरू कर दिया कि अब इंपोर्ट अलाउ नहीं है. तो उस पैनिक से बचने के लिए 3 मंथ का एक्सटेंशन दिया गया है, क्योंकि इम्पोर्टर्स का कहना है कि हमें लाइसेंस अप्लाई करने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना. तो ये अब लागू होगी स्कीम नवंबर से. और ये डायरेक्शंस इशू किए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने. ऑलराइट, so it gives company 3 months for obtaining a valid license to import laptops, personal computer, tablet and other devices. और ये एक तरह का प्रोटेक्शनिस्ट मेजर है जहां पे आप अपनी डोमेस्टिक कंपनीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो. एंड इट गिव्स डिस्क्रिशनरी पावर टू ब्यूरोक्रेट्स हु वुड इशू लाइसेंस. तो ये एक बार फिर हमें उसी दौर में ले जाएगा जहां से हम 91 में आगे बढ़े थे रिफॉर्म करके. ऑलराइट, जिसे हम कहते थे कि लाइसेंस राज, इंस्पेक्टर राज. ऑलराइट, क्योंकि ये लाइसेंस ब्यूरोक्रेट्स लेना पड़ता था, इसी वजह से ब्रीड होता था करप्शन. इनफैक्ट खुद इन्फोसिस के फाउंडर ने कहा था कि हमें कई बार इंपोर्ट करने के लिए परमिशन लेने में 2 साल तक का वक्त लग जाता था. और उसका नतीजा देखा इंडिया ने, ग्रोथ रेट में हम पीछे रह गए. चाइना ने सिर्फ हमसे एक डेकेड पहले अपने यहाँ रिफॉर्म शुरू कर दिए थे, क्योंकि उन्होंने मिड 70s में शुरू कर दिया था. हम लोग एक डेकेड लेट हुए थे, लेकिन आज चाइना हमसे 4 टाइम बड़ी इकोनॉमी है. एनीवे, तो अभी अंदर एक और आर्टिकल आया हुआ है, टर्निंग द क्लॉक बैक अंडरमाइन दी प्रॉमिस ऑफ डिजिटल इंडिया. तो इसको हम अंदर अभी डिटेल में दोबारा देखेंगे. फिलहाल आगे बढ़ते हैं. आईएएम को लेके जो नया बिल पेश हुआ है उसमें उसकी ऑटोनॉमी पे एक तरह का अटैक किया जा रहा है, जैसा कि उनका कहना है. तो उसी को लेके ये आर्टिकल है. तो मैं, अगर आपने नहीं देखा है, आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे वो आर्टिकल आया था, तो मैंने उसमें वहां पे आपको इस बिल के पूरे प्रोविजन एक्सप्लेन कर दिए. ऑलराइट, कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो विजिटर कहलाएंगे. ठीक है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होता है यहाँ पर, या बोर्ड ऑफ गवर्नर कह लीजिए, ठीक है, उसके चेयरमैन अब गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, उसका चेयरमैन. ठीक है, फिर सर्च कम सिलेक्शन कमेटी जो होता है, ठीक है, जो सिलेक्ट करती है डायरेक्टर कौन होगा आईएम का, तो वहां पर भी एक मेंबर गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी थ्रू दिस विजिटर. और प्रेसिडेंट मतलब, और प्रेसिडेंट का कोई भी डिसीजन यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन. ओके, तो वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ पहले, इसलिए मैं उसको अब नहीं कर रहा हूँ. आगे बढ़ते हैं. जैसे मैं आपको इंसिस्ट करता हूँ कि आप प्लीज डिस्कशन एक भी दिन मिस मत कीजिए, क्योंकि सेम चीज बार बार एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता है. मुझे इसके अलावा आपके लिए वो मेंस की सीरीज भी चलानी होती है, तो मुझे उसमें भी टाइम देना होता है. एनीवे, यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज को लेकर है कि ये जो सहारा का स्कैम हुआ था, तो उसमें काफी करोड़ों डिपॉजिटर्स का पैसा फंस गया था. ऑलराइट, तो फिर गवर्नमेंट ने इसके लिए एक फंड बनाया है, कुछ समथिंग 7,000 करोड़ कुछ का. ठीक है, तो उसमें से इन्होंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सबको दे दी है, दैट इज 10,000 रुपये. राइट, अब चाहे अगर आपने लाखों रुपए इन्वेस्ट किए थे तो अभी पूरे लाखों तो नहीं मिलेंगे, बट फर्स्ट ट्रेंच एन अमाउंट ऑफ ₹10,000 ईच हैज बीन ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट्स ऑफ 112 बेनिफिशरीज. सिर्फ 112 बेनिफिशरी हो गए, जबकि करोड़ों लोगों का पैसा लगा हुआ है उसमें. एनीवे, मुझे अब क्या है, ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज का जो टॉपिक है इसको डिटेल में लेना है, तो ये मैंने अपनी मेंस की लिस्ट में लिखा हुआ है. ओके, इस पे जल्दी हम लोग डिटेल में बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर. अब देखिए, यहाँ पे एक असेंबली जो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी है उसने एक रिकमेंडेशन दिया है कि हमारे यहाँ वोटिंग एज क्या है, 18. ऑलराइट, हमारे यहाँ पंचायती राज और लोकल अर्बन बॉडीज में इलेक्शन कंटेस्ट करने की एज क्या है, 18. ऑलराइट, तो वो अब ये कह रहे हैं कि आप लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज, दैट इज विधानसभा, इनमें भी इलेक्शन कंटेस्ट करने की एज 18 ईयर कर दीजिए. अरे, तो इलेक्शन कमीशन खुद इससे डिसएग्री कर रहा है कि नहीं, क्योंकि उसका कहना है इट इज वेरी अनरियलिस्टिक टू एक्सपेक्ट 18 ईयर ओल्ड
to possess the necessary experience and maturity for these responsibilities। एंड इलेक्शन कमीशन का पॉइंट बिल्कुल वैलिड भी है, क्योंकि अगर ये कर दिया जाता है तो इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, जो बड़े बड़े नेता हैं, जो एमपी एमएलए ऑलरेडी हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो क्या करेंगे, अपने बच्चों के 21 साल होते ही उनको इलेक्शन कंटेस्ट करवाएंगे एंड दे विल बिकम एमपी एंड एमएलए, राइट। तो इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट डायनेस्टिक पॉलिटिक्स पे पड़ेगा। तो ये होना नहीं चाहिए। एंड इट इज ट्रू फैक्ट, इवन 18 में आप वोट भी करते हो तो आपको ठीक से समझ भी नहीं होती कि किन इश्यूज पर हमें वोट करना है। उस एज में इलेक्शन कंटेस्ट करना तो फिर ये बहुत ज्यादा गलत होगा। आई डोंट नो कि ये पार्लियामेंट्री कमेटी ने क्या सोच के रिकमेंडेशन दिया है, बट इवन इलेक्शन कमीशन ने भी उसको अपोज किया है। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उनके जो बेटे हैं, आई थिंक वो 21 या 22 साल के होंगे उस वक्त, जब उन्हें ग्वालियर क्रिकेट एसोसिएशन का चेयरमैन या प्रेसिडेंट बना दिया गया था। ऑलराइट, और वो अभी भी हैं ग्वालियर क्रिकेट एसोसिएशन के। तो इस तरीके से तो फिर जो पावरफुल लोग हैं पॉलिटिक्स में ऑलरेडी, वही अपने बच्चों को और आगे ले आएंगे। और दूसरा, इसका एक और पॉइंट क्या है कि इसका बर्डन आप पे बहुत ज्यादा पड़ता है। जैसे सपोज कोई 18 साल में बन गया और आपको पता है कि हमारे यहाँ पेंशन सिस्टम ऐसा है इसके लिए कि आप जितने टर्म्स एमपी या एमएलए रहते हो उतने टर्म की पेंशन मिलती है आपको। लाइक लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ सपोज बादल, ओके, दैट प्रकाश सिंह बादल फ्रॉम पंजाब, या कमलनाथ फ्रॉम एमपी। ये 9 बार 10 बार तक ये इतने टर्म्स रह चुके हैं। दैट मीन्स दे आर टेकिंग ऑल दीज 9 to 10 मल्टीपल पेंशन। ऑलराइट, और अगर प्रेजेंट में भी एक्टिव है तो प्रेजेंट में सैलरी भी अलग से ले रहे हैं। तो इसके लिए पंजाब गवर्नमेंट जो है भगवंत सिंह मान की, उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया था कि आपको सिर्फ एक ही टर्म की पेंशन दी जाएगी, चाहे आप कितने भी टर्म रह लियो। अब ये चीज वो एमपीज पे तो लागू नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने अपने यहाँ के एमएलएस पे ये चीज लागू की। एंड पंजाब सरकार का ये कदम बहुत अच्छा था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि यहाँ पे कई ऐसे एमएलएस हैं जो 5-5, 6-6 लाख रुपया महीना पेंशन ले रहे हैं और रिटायर नहीं हुए, अभी भी एक्टिव हैं, वो अभी भी वो एमएलए बने हुए हैं। तो 5-6 लाख रुपया महीना पेंशन प्लस सैलरी लेना, तो ये तो सीधे सीधे इस कंट्री के यूथ के साथ चीटिंग हुई या नहीं। एक यूथ 12-12 घंटे दिन में पढ़ाई करता है कि वो 30,000 40,000 रुपए महीने की एक नौकरी पा सके, एंड हमारे नेता 5 से 6 लाख रुपए महीना पेंशन ले रहे हैं। राइट, ये सिस्टम बहुत गलत है हमारे यहाँ। एंड आप चाहे किसी भी पार्टी के सपोर्टर हो, लेकिन कोई भी पार्टी इसके अगेंस्ट वॉइस रेस नहीं करती कभी। सांसदों की पेंशन का खर्चा बहुत है, क्योंकि अकेले पंजाब सरकार के दिए हुए आंकड़ों के हिसाब से करीब उन्होंने एमएलए को सिर्फ एक टर्म की पेंशन लिमिट करके हर साल 80 करोड़ रुपए बचाए। अब आप सोच सकते हैं कि इस 80 करोड़ में अगर हम एवरेज पकड़े 30,000 रुपीज पर मंथ, तो कितने आप युवाओं को नौकरी दे सकते हो, एम्प्लॉयमेंट, राइट। तो ये जो मल्टीपल पेंशन है इंडिया में, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है वोटर्स और टैक्स पेयर्स के साथ। तो अगर आप ये लिमिट करके और 18 साल ले आते हो, तो इससे अल्टीमेटली आपको जो पेंशन बर्डन है वो और ज्यादा बढ़ेगा। और ये सैलरी और पेंशन हमारे किस उसका पार्ट होता है, ये होता है हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट जब सब्सिडीज वगैरह खत्म करती है, ऑलराइट, जैसे गैस सिलेंडर पे सब्सिडीज उन्होंने खत्म कर दी थी, कैरोसिन पे उन्होंने खत्म कर दी, तो उसके पीछे वो लॉजिक क्या देते हैं कि हमें ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करना है गवर्नमेंट का, इससे फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है। तो फिर आप ये जो पेंशन दे रहे हो यहाँ पर, ये भी तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही पार्ट है ना, इसको भी तो कम करने की जरूरत है। सो हेड्स ऑफ टू पंजाब गवर्नमेंट जिसने ये इनिशिएटिव लिया, लेड बाय भगवंत सिंह मान। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वही आईएम के बिल की बात है, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, उसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर है कि 60% रोड्स जो बॉर्डर स्टेट्स में बनाए गए हैं, वो चाइना बॉर्डर पे लगने वाले स्टेट्स में बनाए गए हैं। ओके, और ये रोड्स कौन बनाता है? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में। बस इतनी सी बात याद रखिएगा। ना आपको पता है कि मैंने आपको पीछे समझाया था कि हमने राइस पे बैन लगा दिया, ओके, और उसका वही जो एक्सपेक्टेड था कि इम्पैक्ट क्या होगा, ग्लोबल प्राइस बढ़ेंगे। तो यहाँ पर वही न्यूज है, ग्लोबल राइस प्राइस हैव सोared टू नियर 12-year हाई फॉलोइंग इंडिया डिसीजन लास्ट मंथ टू बैन एक्सपोर्ट ऑफ ऑल नॉन पारबॉइल्ड नॉन बासमती राइस। और सिर्फ इतनी सी न्यूज है कि उसका इम्पैक्ट होना था और वो हुआ। यहाँ पे ये कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन है इनका इंडो यूएस रिलेशनशिप को लेके। तो देखिए, हमने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया था 98 में, उसके बाद यूएस ने हम पे बैन लगा दिया था, सैंक्शंस, फाइनेंशियल सैंक्शंस एंड
टेक्नोलॉजी रिलेटेड सैंक्शंस, ठीक है। तो वहां पे हमारा यूएस के साथ रिलेशन बहुत नीचे जा चुका था। लेकिन हमने समझाया कि हमें ये बनाना क्यों जरूरी है। मैंने कल भी आपको एक उसमें बताया था कि खुद यूएस के प्रेसिडेंट रीगन ने राजीव गांधी को कहा था, लीव द थ्योरी असाइड एंड वरी अबाउट योर सेफ्टी ऑफ योर कंट्री, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी हैज ए न्यूक्लियर बॉम्ब नाउ। ओके, 85 में उन्होंने कहा था, कल के पेपर में हमने डिस्कस किया था। ओके, तो 98 में जब हम लोगों ने टेस्ट किया तो हमने समझाया कि हमारे कंपल्सरी क्यों है। चाइना हमारा नेबर है, होस्टाइल नेबर है, वो न्यूक्लियर पावर है। ओके, पाकिस्तान की बारे में इनपुट्स है कि उसने भी डेवलप कर लिया है, सिर्फ टेस्ट नहीं किया है। ठीक है, तो हमने ये टेस्ट किया, ये हमने समझाया उनको। फिर अल्टीमेटली उसके नेक्स्ट ईयर ही जब पाकिस्तान के साथ एलओसी कारगिल वॉर हुई, तो व्हेन पाकिस्तान वायलेटेड लाइन ऑफ कंट्रोल इन 1999, यूएसए टुक ए फर्म पोजीशन इन फेवर ऑफ इंडिया, ए फर्स्ट इन 50 years, एंड आस्क्ड पाकिस्तान टू रिस्पेक्ट बॉर्डर्स। जबकि आपको पता है 1971 वॉर जो हुई थी बांग्लादेश लिबरेशन वाली, उसमें पाकिस्तान की साइड खड़ा था यूएस एंड यूके, और हमारी साइड खड़ा था सोवियत। एंड आई ऑल्सो टोल्ड यू कि सेंट्रल एशिया से हमें ट्रेड क्यों जरूरी है, क्योंकि कजाकिस्तान के पास यूरेनियम रिजर्व है और हम लोग ऑलरेडी उससे काफी इंपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन कनेक्टिविटी का इशू आता है। उसके बाद प्रेजेंटली हमारा क्या चल रहा है यूएसए के साथ डिफेंस डील में, तो कॉन्ट्रैक्टेड टू बाय मोर देन 20 बिलियन वर्थ ऑफ यूएस डिफेंस सप्लाईज एंड ड्रोन्स वर्थ एन एडिशनल $3 billion। ओके, डिफेंस टेक्नोलॉजी कॉपरेशन चल रहा है, ये सब हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी पहले, जब प्राइम मिनिस्टर विजिट पे थे यूएस की। अब ओबामा के टाइम क्या हुआ था, ही डिक्लेयर्ड इंडिया एज ए मेजर डिफेंस पार्टनर एंड वर्क फॉर इंडियाज मेंबरशिप इन मेजर इंटरनेशनल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम लाइक वासिनार एग्रीमेंट, जो कि ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी से है, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जो कि केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स रिलेटेड है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम जो कि मिसाइल्स की रेंज के लेकर है, उस पर रेगुलेट करके रखता है। ओके, ये आई थिंक कुछ 260 किलोमीटर हुआ करता था, जो लोग इसको ज्वाइन नहीं करते उनके लिए। फिर जब हमने ज्वाइन कर लिया तो फिर हमने अपनी जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी रेंज बढ़ा दी थी। ऑलराइट, तो ये ओबामा के टाइम पे हुआ था। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, डोनाल्ड ट्रंप प्लेस इंडिया ऑन ए स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन लेवल 1। अब इसका क्या मतलब था, इट इज सेम लेवल एज नॉट नाटो पार्टनर्स और क्लोजेस्ट एलाई ऑफ यूएस। फिर हमने कॉर्ड जो कि सिर्फ एक इनफॉर्मल मीटिंग होती थी उसको अपग्रेड किया टू द लेवल ऑफ समिट, एंड ए न्यू इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी भी हमने साइन किया है, जिसको हम कहते हैं आईसेट, ICET। और जिसमें हम कॉपरेट कर रहे हैं ताकि इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पे साथ में वर्क किया जा सके। फिर प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द जॉइंट सेशन ऑफ कांग्रेस फॉर सेकंड टाइम, ही इज द ओनली फोर्थ लीडर ग्लोबली जिन्होंने कांग्रेस की जॉइंट सेशन को 2 बार एड्रेस किया है। इससे पहले विंस्टन चर्चिल ने किया था, नेल्सन मंडेला ने किया था, एंड 2 इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने किया था। 2 थे, एक तो नेतन्याहू ही है और एक और थे। फिर अब टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और जेट इंजन की हम अभी डील करके आए, प्राइम मिनिस्टर जब गए थे, ठीक है, कि वो जेट इंजन सप्लाई करेंगे हमें हमारे तेजस मार्क 2 के लिए। अब हुआ क्या है, डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, तो यूएस गवर्नमेंट ऑथराइज ट्रांसफर एंड प्राइवेट कंपनी दैट हैज दैट टेक्नोलॉजी। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर यूएस की कोई प्राइवेट कंपनी भी किसी दूसरे देश के साथ कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना चाहती है ना, तो उसमें जरूरी ये हो जाता है कि जो यूएसए की कांग्रेस है उसकी परमिशन लगती है। प्राइवेट कंपनी भी अगर कोई डिफेंस डील करना चाहेगी ना किसी दूसरी कंट्री के साथ कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, तो उसके लिए उनको यूएस कांग्रेस से परमिशन लेनी होती है। राइट, 2014 में यूएस साइटिंग नेशनल सिक्योरिटी वाज नॉट रेडी टू ट्रांसफर द जेट इंजन टेक्नोलॉजी। 2014 में उसने नहीं ट्रांसफर की थी हमें, बट अब ट्रांसफर कर दी है। मतलब अभी शायद कांग्रेस से पास नहीं हुई है, बट हो जाएगी। नाउ इंडिया यूएस टाइज vis-a-vis चाइना। Now, Biden administration imposed more restrictions on China than Trump administration. But US is finding that many of its allies and partners are not quite on the same wavelength as far as China challenge is concerned. Okay, चाहे अब वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, ये लोग यूएसए का जो होस्टाइल नेचर है चाइना के लिए उससे फुली एग्री नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपने ट्रेड में कोई डिसरप्शन नहीं चाहते हैं। Germany and France, they don't want any disruption at the moment in their trade and economic relationship with China, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी सफर कर रहे हैं रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से। जो रशिया से गैस सप्लाई होता था फ्रांस में और जर्मनी में, वो ऑलरेडी उनका थोड़ा कम हो गया है, और बार बार चाइना ने धमकी और रशिया ने धमकी दी है कि हम नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन को बंद कर देंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी उनकी यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है इस वॉर की वजह से। अब वो चाइना के अगेंस्ट और होकर अपना ट्रेड पूरी तरह से खराब नहीं करना चाहते। ओके,
तो यूएसए के खुद के सपोर्टर्स, उसके एलाइज भी उसके एंटी चाइना एटीट्यूड के पूरी तरह से फेवर में नहीं है। सेम विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज लाइक फिलीपींस, वियतनाम। ओके, दे ऑल्सो सेड दैट वी डोंट वांट टू बी फोर्स टू चूज बिटवीन यूएस एंड चाइना। ओके, तो इस सब वजह से जब आपकी एलआईसी आपके साथ फुली एग्री ना करो तो यूएस ने अपना स्टैंड थोड़ा सा मॉडरेट किया चाइना के साथ। ओके, फिर उसने कहा कि हम सिर्फ डीकपल करने की कोशिश कर रहे हैं, और सॉरी, डीकपल करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डी रिस्क करने की कोशिश कर रहे हैं। और यही सेम लाइन हमने अपने कंटेक्स्ट में भी यूज की थी कि हमें चाइना के साथ अपने जो इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशंस हैं उनको डीकपल नहीं करना है, डी रिस्क करना है, डिपेंडेंसी कम करनी है, ताकि ऐसा ना हो कि वहां पे कुछ डिसरप्शन हो रहे हैं तो हमारी भी पूरी इकोनॉमी पर डिसरप्शन हो रहे हैं। ओके, नाउ बट इट इज नॉट लूजिंग टेक्नोलॉजी रिस्ट्रिक्शन। मैंने आपको जब सेमीकंडक्टर पढ़ाया था तब मैंने आपसे कहा था कि यूएस ने अपनी कुछ प्राइवेट फर्म्स पर बैन लगाया हुआ है कि आप एडवांस टेक्नोलॉजी जो चिप्स होती हैं लेस देन 2 mm, ओके, इस टाइप की टेक्नोलॉजी चाइना के साथ शेयर नहीं करेंगे। मतलब आप चाइना में इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप करके वहां पर ऐसी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं लगाएंगे। ठीक है, कोई भी एडवांस टेक्नोलॉजी चाइना के साथ शेयर करना अलाउड नहीं कर रहा है यूएस। It is preventing US companies from investing in high technology projects in China. Alright? अब इंडिया के लिए चैलेंज क्या है? इंडिया के लिए चैलेंज है कि इंडिया की बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है चाइना, रशिया पर। ओके, क्यों? क्योंकि हमारी चाइना के साथ बॉर्डर को लेकर इशू होता है। ऑलराइट, सो यूएस हैज शोन अंडरस्टैंडिंग फॉर इंडियाज पोजीशन एंड इट्स नेशनल सिक्योरिटी नीड्स। क्योंकि हमारे पास अभी भी जो सबसे ज्यादा वेपन्स हैं वो रशिया के हैं, तो अगर हम उसके साथ ही पूरी तरह से ट्रेड बंद कर देंगे तो उनका जो मेंटेनेंस और रिपेयर और ये सब होता है तो फिर वो सब कैसे डील करेंगे हम सब। ओके, और कई हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इस तरह के होते हैं कि वो उसके साथ ही काम कर सकते हैं, वो कोई और कंट्री नहीं प्रोवाइड कर सकती हमें, तो हम रशिया के साथ अपनी डिपेंडेंसी डिफेंस की पूरी तरह कम नहीं कर सकते। ऑलराइट, सेकंड, यूएस अप्रिशिएटेड इंडियाज पोजीशन दैट द कन्फ्लिक्ट, ये यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है, it should be resolved through diplomacy and dialogue. India's challenge is to sustain the relationship with Russia and strengthen its ties with US. Okay, हमें रशिया के साथ अपने रिलेशनशिप कंटिन्यू करने हैं बट एट द सेम टाइम यूएसए के साथ स्ट्रेंथन भी करने हैं। क्लियर? तो ये कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन थे उनके। नेक्स्ट हम आते हैं licensraj.com। तो देखिए, मैंने आपको बताया, अगर आपने गुरु मूवी भी देखी होगी ना तो आपने उसमें देखा होगा कि एक कोटा भी फिक्स कर दिया जाता था कि आप, जैसे आप मान लो कंप्यूटर वो कर रहे हो इंपोर्ट, तो आप सिर्फ इतने पर्टिकुलर कंप्यूटर ही कर सकते हो, पर्टिकुलर नंबर ऑफ। ओके, या फिर अगर आप कोई कपड़ा मेकिंग मशीन इंपोर्ट कर रहे हो तो उसमें भी नंबर फिक्स होते थे। फिर अगर आपको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो फिर आप लाइसेंस के लिए अप्लाई कीजिए, गवर्नमेंट से परमिशन के लिए अप्लाई कीजिए, और वो परमिशन के चक्कर में ही आपको अल्टीमेटली करप्शन ब्रीड होता था आपको, कि फिर आप अफसरों को पैसा दे रहे हो, नेताओं को पैसा दे रहे हो, एंड इस तरह की बातें होती थी। ठीक है, तो ये आर्टिकल वही कह रहा है कि हम फिर से उसी रास्ते पर जा रहे हैं। इन प्री 1991 era, repressive policies such as quota and higher tariffs in order to curb import. स्ट्रिक्ट लाइसेंस रिजीम होती थी उस टाइम, इट रिक्वायरिंग लाइसेंस टू इंपोर्ट लैपटॉप, टैबलेट एंड अदर, जो अब किया गया है। ओके, इंपोजिशन ऑफ सिमिलर लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, इंक्रीजिंग द स्पेस ऑफ ब्यूरोक्रेटिक डिस्क्रिशन। इट विल ओनली डिमिनिश द वाइब्रेंसी ऑफ द इकोनॉमी दैट वाज अनलिश्ड आफ्टर 91 रिफॉर्म्स। अब आपका इसमें गोल तो है कि आपको प्रमोट करना है अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, आपको चाइना से अपने इंपोर्ट कर्व करने हैं। और क्योंकि हमारे इंपोर्ट, हम लोग करीब इंपोर्ट कर रहे हैं $5.3 बिलियन के लैपटॉप कंप्यूटर्स, जिसमें से 75%, इस 5.3 बिलियन का 75% हम लोग कहां से इंपोर्ट करते हैं? अकेले चाइना से। तो हम इसी को काउंटर करना चाहते हैं। लेकिन अब इससे हो क्या रहा है कि आपने तुरंत लागू कर दिया, हालांकि आज जाके खबर आई है कि 3 महीने का एक्सटेंशन दे दिया है, बट उससे आपका पूरा डिस्ट्रप्शन क्रिएट हो रहा है। और हमारा जो पूरा वाइब्रेंट आईटी सेक्टर है, आप डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हो, आपके यहाँ पे स्टार्टअप इकोसिस्टम हमारा जो इतना अच्छा डेवलप हुआ है कि हमारे यहाँ पर मोर देन 100 यूनिकॉर्न है, आई थिंक 106 समथिंग। ऑलराइट, उसके बाद हम थर्ड नंबर पे आते हैं इन नंबर ऑफ न्यू स्टार्टअप्स। ऑलराइट, इसके अलावा भी हम लास्ट ईयर 2022 की बात करें तो हम चाइना से भी ज्यादा नए स्टार्टअप किए हमने, सेकंड नंबर पे हम आफ्टर यूएसए। ऑलराइट,
तो ये सब कुछ अफेक्ट हो जाएगा आपने ये जो स्टेप लिया है बैन करने का। इसके अलावा आपने और भी चीजें बैन की है, यानी कि आप कंट्रोल पे जा रहे हो, जबकि 91 रिफॉर्म का बेसिक क्रक्स क्या था? लीव द मार्केट इकोनॉमी फ्री। बट आप फिर से कंट्रोल की तरफ जा रहे हैं, आपको सिर्फ थोड़ा सा रेगुलेट करना है कि कुछ गलत ना हो, लेकिन आप यहाँ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो पूरा। आपने इससे पहले बैन किए राइस के एक्सपोर्ट्स, ऑलराइट, पल्सेस के एक्सपोर्ट। उसके बाद यू ब्रॉट स्पेंडिंग बाय क्रेडिट कार्ड अंडर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। ट्रांजेक्शन वाया कार्ड आउटसाइड इंडिया वुड अट्रैक्ट ए हायर टीसीएस, दैट इज टैक्स कलेक्टेड सोर्स। तो ये सब रिग्रेसिव स्टेप्स हैं जो हमें फ्री मार्केट इकोनॉमी से दूर ले जा रहे हैं। ऑलराइट, फिर अब यहां पर हम आते हैं, तो ये नाम पढ़ लीजिए, पेरोसिटस कोलोसस। ये जरूरी है, कई बार एग्जाम में इस तरह की चीजें आ जाती हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या मानते थे कि ब्लू व्हेल जो होती है वो सबसे हैवी एनिमल है या रही है आज तक जितने रहे, बट ऐसा नहीं है। पैरों के पास इन्हें एक फॉसिल मिला है जो ये मानते हैं कि ये व्हेल से भी ज्यादा हैवी है। इट वेट्स अराउंड 100 kg एंड इट इज नियरली 5 feet लॉन्ग। बट इसका बॉडी का स्ट्रेच अगर हम देखें तो ये 66 फीट है, जबकि व्हेल से शॉर्ट है। तो फिर ये हैवी कैसी हुई? ये हैवी इसलिए है क्योंकि इसकी जो बोन्स है ना उनका वजन ज्यादा है, दे आर मच डेंसर। इसकी बोन्स ज्यादा डेंसर है कंपेयर टू व्हेल। तो डेंसर बोन है इसलिए ये सजेस्ट करता है कि ये व्हेल ज्यादातर शैलो वाटर में रही होगी या कोस्टल वाटर में। डीप ओशन में रहती तो इसकी बोन्स इतनी इतनी डेंस नहीं होती। ओके, डेटा प्रोटेक्शन बिल बस कुछ दिन में पास हो ही जाएगा, तब हम इसके प्रोविजन अच्छे से देख लेंगे, अभी उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और देखिए, टू बी ऑनेस्ट, कि आपको यूट्यूब पे चाहे वो इंस्टीट्यूट के वीडियो हो या कोई इंडिपेंडेंट अपने वीडियो समझा रहा हो करंट अफेयर के, न्यूज डिस्कशन, दे विल कीप ऑन डिस्कसिंग दीज बिल्स एंड वेस्ट योर टाइम। दिस इज टोटल वेस्ट। आई वुड recommend you avoid watching these things। जब तक कि वो चीज एक्ट ना बन जाए प्लीज उसको मत पढ़िए। ऑलराइट, और अभी आपका एग्जाम नजदीक भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि आपका मेंस देना है आपको अभी, तो हो सकता है कि इस बिल पे क्वेश्चन आ जाए। अभी तो आपका एग्जाम भी नहीं है, तो ये बिल को जस्ट वेट कि वो एक्ट बन जाए एक बार, उसके एग्जैक्ट प्रोविजन सामने आ जाए फिर। क्योंकि अगर आप सिर्फ डेटा प्राइवेसी बिल की बात ही करेंगे ना, तो वो 5 साल में कई बार बना है, कई बार उसका ड्राफ्ट तैयार हुआ है, और उसके बाद वो फिर उसमें चेंजेस हो गए, फिर वो वापस से उसी में किसी पार्लियामेंट्री कमेटी में फंस के रह गया। ओके, तो स्टॉप वॉचिंग दिस ridiculous videos if they are discussing the bill। जब तक वो बिल पास ना हो जाए डोंट वेस्ट योर टाइम, उसके प्रोविजन पढ़ने में अभी टाइम वेस्ट मत कीजिए आप। उनका काम है, उन्हें अपने वॉच आवर्स चाहिए, वो 1 घंटे का लंबा वीडियो बना देंगे आपके लिए, बट वर्थ नहीं। आप अपने टाइम की वैल्यू समझिए। तो सर यहाँ पे यूक्रेन ने ड्रोन्स यूज करें ब्लैक सी के कुछ पोर्ट पे अटैक करने के लिए। तो ये ड्रोन्स अल्टीमेटली यूक्रेन के पास आ कहाँ से रहे हैं? डायरेक्टली तो नाटो के पास से आ रहे हैं ना। ओके, और मैंने कल आपको बताया था कि फिनलैंड ने अभी नाटो लेटेस्ट ज्वाइन किया है, तो हो जाके फिर रशिया ने उसके ऊपर जो बाल्टिक सी में कल जाके कुछ नेवल ड्रिल्स की थी। ओके, एज अ वार्निंग टू फिनलैंड। ऑलराइट, तो रशिया का पहला मोटिव यही है कि आप ये जो नाटो सपोर्ट कर रहा है ना इसको, यूक्रेन को, ये सपोर्ट बंद करो आप, इनडायरेक्ट सपोर्ट भी। फिर आपको पता है कि एफएटीएफ एक लिस्ट जारी करता है, तो उसमें पाकिस्तान को हमेशा ग्रे लिस्ट में रखता है ना। दैट मीन्स कि आपके यहाँ पे टेरर फाइनेंसिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, इनकी नॉर्म्स बहुत वीक हैं, और अगर वो और ज्यादा वीक हो जाए तो आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस ग्रे लिस्ट से बचने के लिए ही रेकमेंड किया गया था पाकिस्तान को कि आप कुछ स्टेप्स लीजिए। तो इन लोगों ने कुछ न्यू बिल लेकर आए, पाकिस्तान पासेस ए बिल टू कर्ब मनी लॉन्ड्रिंग टेररिज्म। ठीक है, ये ग्रे लिस्ट में था अभी, अगर और बुरे हाल होते तो ब्लैक लिस्ट हो जाता, बट नहीं हुआ है। ठीक है, उसने रिफॉर्म कर लिया अपने यहाँ। फिर अब हुआ क्या था कि जब कोविड आया था ना, तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि इसके ओरिजिन की जांच होनी चाहिए चाइना में। ठीक है, तो चाइना को इस बात पे गुस्सा आ गया था, तो उसने क्या किया था कि ऑस्ट्रेलिया से जो बार्ले इंपोर्ट करता था चाइना, उस पर लगा दिया उसने 80% टैरिफ। ओके, तो रिएक्शन था वो उस चीज का, तो अब चाइना ने ये टैरिफ हटा लिया एंड इन लोगों ने ट्रेड 3 साल बाद वापस शुरू कर दिया है। अब देखिए, चाइना की असर्टिवनेस जो हो रही है पैसिफिक ओशन में, उस वजह से क्या हो रहा है कि इवन न्यूजीलैंड जैसा कंट्री जो कि जियोग्राफिकली काफी आइसोलेट रहता था और काफी पीस लविंग टाइप कंट्री है, 50 लाख तो पॉपुलेशन है उसकी टोटल, वो क्या वॉर लड़ेगा? ठीक है, बट एनीवे इनके सोल्जर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है इसमें। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी ना, उसमें ऑस्ट्रेलियन एंड न्यूजीलैंड के सोल्जर्स ने लास्ट में काफी अच्छा रोल था इनका। तो एनीवे, तो अब ये भी न्यूजीलैंड भी कह रहा है वी विल बूस्ट आवर डिफेंस कैपेबिलिटीज
ड्यू इन पार्ट टू मिलिट्री बिल्डअप बाय चाइना। चाइना की हरकतों की वजह से इवन इनको भी अपनी मिलिट्री पे एक्सपेंडिचर करने पड़ रहे हैं। बाकी आज इकॉनमी पेज में कुछ काम का नहीं है, ये मूवी रिव्यूज वगैरह है और ये सब स्पोर्ट्स है, तो इसमें और कुछ काम का नहीं है। ओके, सो आज का पेपर ज़्यादा यूजफुल नहीं था, जैसे जो काम का था मैंने बता दिया, और आईआईएम बिल में ऑलरेडी आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो मैंने उसको दोबारा नहीं किया है। ओके, सो होप यू लाइक द सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।